दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, बच्चे अब अपनी क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा में पढ़ेंगे सीखेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने बच्चों की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में कराने का फैसला कर लिया है। जी हां, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और बज्जिका एवं उर्दू समेत अन्य क्षेत्रीय भाषा में बच्चों की पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था होगी। दोस्तों गर्मी के मौसम वाली सभी सब्जियां बाजार में उपलब्ध जरूर है, लेकिन इनकी खरीदारी अभी जेब पर भारी पड़ रही है। जी हां, अधिकांश सब्जियों के भाव 40 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो के बीच चल रहे हैं। जी हां, कुछ सब्जियां जैसे परवल और सहजन तो 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर बिक रही है, इसीलिए लोग अभी एक पाव से अधिक खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी के मौसम वाली सब्जियों की आमद अभी कम है। जी हां, पटना के एक सब्जी विक्रेता ने कहा है कि छपरा, गोपालगंज आदि जगहों से सब्जी आ रही है, लेकिन अभी आमद कम है। लगभग 35 पिकअप आमद होनी चाहिए, जो कि 20 से 25 पिकअप ही हो रही है। इस वजह से सब्जियों के भाव में तेजी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अभी 1 से 2 सप्ताह तक भाव में तेजी बनी रहेगी, इसके बाद कुछ नरमी की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि फूल गोभी, पत्ता गोभी का भाव सामान्य है। बैगन का भाव भी कुछ नरम हुआ है। बाजार में कटहल, सहजन, परवल का भाव सबसे अधिक है। सीमांचल के एक सब्जी विक्रेता ने कहा है कि प्याज के भाव में पिछले सप्ताह 16 रुपए प्रति किलो की जोरदार गिरावट आई थी, लेकिन इसके बावजूद ये थोक में अभी भी 32 से 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। खुदरा बाजार में इसका भाव 40 रुपए प्रति किलो पर बना हुआ है। दोस्तों एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर जान देने वाली आयशा की मौत पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जिसने खुदकुशी कर ली है, आप तमाम से अपील कर रहा हूं, आप चाहे कोई भी धर्म से, कोई भी मजहब से हो, दहेज की लालच को खत्म करो। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा है कि अगर तुम मर्द हो तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी को मारना मर्दानगी नहीं है। तुम अगर ऐसी हरकत करोगे तो फिर तुम मर्द कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, इस दहेज की लानत को खत्म करो। ओवैसी ने आगे कहा है कि उस मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया है। उसके पति के मारने और पीटने पर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिसने इस बेटी के साथ ऐसा कर्तव्य किया। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह तुमको गारत करे। ओवैसी ने गुस्से भरे लहजे में कहा है कि कैसे मर्द हो तुम, कितने बच्चों को मारोगे, क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने आगे कहा है कि हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। मैं ऐसे कई बाप को जानता हूं जो जिंदगी के आखिरी वक्त में मेरे हाथ पकड़कर कहते हैं कि असद साहब बच्चे की शादी है, कुछ इंतजाम करवा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए। ओवैसी ने आगे कहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तुम याद रखो, दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह को नहीं। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और फिर समाजवादी पार्टी के बाद अब शिवसेना ने भी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को बृहस्पतिवार को अपना समर्थन दे दिया है। जी हां, समर्थन देते हुए कहा है कि वे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। ममता बनर्जी को बंगाल की असली शेरनी बताते हुए शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस से एकजुटता दिखाने का संकल्प लिया। जी हां, पार्टी ने पहले ही कहा था कि वे राज्य में चुनावी मुकाबले में उतरेगी। जी हां, शिवसेना के वरिष्ठ नेता और फिर राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने एक ट्वीट करके इसकी घोषणा की है और कहा है कि पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। संजय राउत ने कहा है कि इस वक्त दीदी बनाम अन्य सभी का मुकाबला प्रतीत हो रहा है। जी हां, संजय राउत ने कहा है कि बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं। पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के दौरान यह बात सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी और ममता बनर्जी की टीएमसी को समर्थन देगी।
सिंघू बॉर्डर पर मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार अभी तक जारी है। जहां कड़कड़ाती ठंड में किसानों ने ट्रक और ट्रॉलियों में अपना आशियाना बनाया था, वहीं इस आंदोलन में एक किसान सबसे हटकर है, जिसने ट्रक के अंदर शानदार घर बना लिया है, जिसमें आधुनिक टॉयलेट, वॉश बेसिन, डबल बेड जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। यह ट्रक के अंदर अपना घर बनाने वाले आंदोलनकारी किसान का कहना है कि उनको पता था कि यह आंदोलन लंबा चलने वाला है, जिसको देखते हुए किसान ने ट्रक के अंदर एक छोटा और शानदार घर बना लिया। जो वहीं ट्रक के नीचे भी किसानों ने एक होटल नुमा झोपड़ी बनाई है, जिसमें बेड और फिर पंखा लगाया गया है। साथ ही झोपड़ी में ठंडे पानी के लिए फ्रिज की व्यवस्था भी की गई है। सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और सर्दी का मौसम जाने के बाद जैसे जैसे गर्मी आ रही है, किसान गर्मियों की तैयारियों में जुट गए हैं। जी हां, वहीं पंजाब से आए एक किसान ने सिंघू बॉर्डर पर खड़े ट्रक में ही अपना घर बना लिया। ट्रक में घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज की व्यवस्था की गई है। किसानों ने ट्रक में टॉयलेट तक बना लिया है। वहीं बैठने के लिए सोफे, सोने के लिए बेड, एलईडी स्क्रीनिंग, पंखे, फ्रिज तक ट्रक के अंदर बने घर में रखे गए हैं। जो किसान ने ट्रक के नीचे भी एक झोपड़ी बनाई है, जिसमें बेड लगाकर पंखा लगा दिया गया है। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान 10 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग कर सकता है। जी चुनाव आयोग ने इससे पहले बिहार के सभी जिलों को चुनावी तैयारियों में संबंधित विधिवत कार्यक्रम तय करके भेज दिया है। बाढ़ प्रभावित प्रमंडलों में पंचायत चुनाव प्रथम से मध्य चरण के बीच संपन्न कराए जाएंगे। यह राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को 10 चरणों में प्रमंडलवार चुनाव संपन्न कराने की सूची भेज दी है। आयोग ने प्रत्येक चरण में प्रमंडल के एक जिले में चुनाव कराएगा। यह 9वें और 10वें चरण में एक से अधिक जिलों में चुनाव कराने का कार्यक्रम तय किया है। जहां आपको बता दें कि 2016 में पंचायत चुनाव की अधिसूचना 25 फरवरी को जारी कर दी गई थी। जहां इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम से कराए जाने के कारण आयोग को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ रही है, लिहाजा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा में देरी हो रही है। बिहार पंचायत चुनाव के नतीजे मतदान के अगले दिन या फिर दूसरे दिन आ जाएंगे। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव मल्टीपोस्ट ईवीएम से कराया जाएगा। यह चुनाव में 15,000 ईवीएम का चरणवार इस्तेमाल होगा। बिहार में फिलहाल 534 प्रखंड, 38 जिला परिषद और 8,087 पंचायतों में चुनाव कराने की तैयारी आयोग ने किया है। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर बिहार में कब किस जिले में मतदान होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण में दरभंगा, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में चुनाव होगा। इसके तहत मधुबनी, सुपौल और अररिया जिले के आयोग चुनाव कराएगा। दूसरे चरण में दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और तिरहुत प्रमंडल को लिया गया है। इसके तहत दरभंगा, मधेपुरा। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, तिरहुत और मुंगेर प्रमंडल के समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, शिवहर और शेखपुरा जिला को लिया गया है। यह चौथे चरण में तिरहुत, पूर्णिया, मुंगेर प्रमंडल के पूर्वी चंपारण, कटिहार और बेगूसराय जिले में मतदान होगा। पांचवें चरण में तिरहुत, मुंगेर और सारण प्रमंडल के मुजफ्फरपुर, खगड़िया और सारण जिले में चुनाव आयोग चुनाव कराएंगे। छठे चरण में तिरहुत, सारण, पटना और मगध प्रमंडल के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, नालंदा और जहानाबाद जिले में चुनाव कराया जाएगा। यह सातवें चरणों में तिरहुत, सारण, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के वैशाली, सिवान, भागलपुर और लखीसराय जिले में चुनाव होगा। आठवें चरण में पटना, मुंगेर, मगध और भागलपुर प्रमंडल के पटना, मुंगेर, नवादा और बांका जिले में चुनाव आयोग चुनाव कराएंगे। 9वें चरण में मुंगेर, पटना, मगध के जमुई, भोजपुर, गया और बक्सर जिले में मतदान होगा। जब 10वें और अंतिम चरण में मगध, पटना प्रमंडल के औरंगाबाद, रोहतास, अरवल और कैमूर जिले में चुनाव कराया जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा में गुरुवार को दरभंगा से बीजेपी एमएलए संजय सरावगी ने सनसनीखेज बयान दे डाला है। जी बिहार में अपराध के मुद्दे पर बात करते हुए विपक्ष के शासनकाल से मौजूदा शासनकाल की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की सरकार के समय लूट, रंगदारी, अपहरण की वारदातें आम थी। आपको बता दें कि सदन में विपक्ष ने बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद संजय सरावगी ने बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। बीजेपी एमएलए ने माना है कि भले ही बिहार में अपराध बढ़ रहा है, मगर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं है। यह सरकार भी अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन को लेकर दहशत होनी चाहिए। अगर इनके लिए एनकाउंटर भी करना पड़े तो फिर बिहार पुलिस को इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। जी अपराधियों के बीच दहशत होनी चाहिए कि अगर हम अपराध करेंगे तो फिर किसी भी स्तर पर जाकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकती है। जी उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्टाइल से प्रेरित होने के सवाल पर संजय सरावगी ने कहा कि मॉडल चाहे किसी भी राज्य से लिया गया हो, लेकिन दहशत होना जरूरी है।
दोस्तों, जातिगत राजनीति बिहार के सियासत की एक ऐसी सच्चाई है जिससे शायद ही कोई पार्टी अछूती हो। जहां इसी सियासत को साधने की कवायद में अब नीतीश सरकार यानी कि नीतीश कुमार सरकार जुड़ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीटें न मिलने के बाद से ही वे लगातार न सिर्फ संगठन को फिर से मजबूत करने में जुटे हैं, बल्कि लव कुश समीकरण को साधने के बाद नजरें अब स्वर्ण वोटरों पर भी टिक गई है। यही वजह है कि जेडीयू ने पहली बार स्वर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसके पीछे की कवायद पहले की तरह ही स्वर्ण वोटरों को न सिर्फ मैसेज देना है, बल्कि लवकुश समीकरण के साथ साथ स्वर्ण वोटरों को जोड़कर मजबूत समीकरण बनाना भी है। दरअसल इस समीकरण की वजह भी है, जब बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने तमाम जातियों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी को उसमें इस आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। दोस्तों, सूरज के तल खतेबर से बिहार के लोगों को भारी राहत मिली है। जब पिछले 2 दिनों से 2-3 डिग्री तक अधिकतम और फिर न्यूनतम पारे में गिरावट ने मौसम में बदलाव कर ला दिया है। जहां दिन में 12 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से शुष्क हवा चल रही है। कल पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गया का 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा। जहां भागलपुर में अधिकतम पारा 31.6 जबकि पूर्णिया का 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसमविदों का पूर्वानुमान है कि फिलहाल अगले 2 दिनों तक पारा सामान्य से आंशिक ऊपर रहेगा, जहां पारे में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। आसमान साफ रहेगा। उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही शुष्क हवाओं का प्रवाह जारी रहेगा। अभी हवा के दिशा में बदलाव के कोई भी संकेत नहीं है। दोस्तों, बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी कोसी मेची नदी जोड़ योजना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी है। मंत्रालय ने इसके लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस योजना के सभी चीजों को उपयुक्त माना है। जी अब राज्य सरकार का प्रयास है कि केंद्र इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करे। ऐसा होने पर 4,900 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगा, जो बाकी 10% ही राज्य सरकार को देना होगा। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बुधवार को विधान परिषद में यह जानकारी जल संसाधन विभाग के बजट सत्र पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए दी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 में हुई बैठक में ही बिहार सरकार ने यह प्रस्ताव केंद्र के सामने रख दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से योजना को पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। कोसी मेची नदी जोड़ योजना देश की दूसरी बड़ी योजना है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में जल्द ही पुस्तकालय नीति बनाई जाएगी। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से पुस्तकालयों का विकसित किया जाना महत्वपूर्ण है। जो उनका इस संबंध में राज्य पुस्तकालय नीति बनाकर आगे की कार्रवाई करेगा। जो उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में घर बैठे ही जानकारी उपलब्ध है। इसका लाभ पुस्तकालय को कैसे मिले, इसके लिए सरकार पुस्तकालय नीति बनाना चाहती है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पुस्तकालय नीति बनाते समय विधायकों के सुझाव को भी आमंत्रित किया जाएगा। दोस्तों, बिहार का सहरसा जिला सूबे का पहला ऐसा जिला है जहां तालाब में नीचे मछली और ऊपर सब्जी का उत्पादन शुरू किया गया है। जहां सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के बनगांवा और नौहट्टा के रमोती गांव में तालाब में 200-200 लीटर के 8-8 ड्रम लगाकर ऊपर नावनुमा बांस का मचान तैयार करके सब्जी उपजाने की व्यवस्था की गई है। धूप और पानी में बर्बाद नहीं होने वाले ग्रो बैग में वर्मी कंपोस्ट, नारियल की भूसी, लकड़ी का बुरादा, स्लिम सॉइल जैसी सामग्रियों का उपयोग डस्ट तैयार करके सब्जी उत्पादन के लिए किया गया है। मिट्टी की मात्रा तनिक भी नहीं डाली गई है। जी हाँ, ना ही रासायनिक खाद का उपयोग किया गया है। यह दोनों जगहों पर पालक, लाल साग, करेला, बैगन और फिर धनिया पत्ता की बुआई की गई है। दोस्तों, यूं तो हिंदुस्तान के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर बिक रहा है, लेकिन कई शहरों में पेट्रोल 160 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लेकिन इस पेट्रोल के बारे में जान जाएंगे आप तो भी लेने के लिए फिर आप दौड़ पड़ेंगे। इस पेट्रोल की खासियत ही कुछ ऐसी है। देश के राजधानी दिल्ली में भी ये पेट्रोल 160 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इसे प्रीमियम पेट्रोल कहा जाता है। बताया जाता है कि ये पेट्रोल सामान्य पेट्रोल से बहुत अलग है। इसकी एक अलग ही खासियत होती है। कीमत सुनकर भले ही आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में जान जाएंगे तो फिर आप भी आसानी से कीमत चुकाने को तैयार हो जाएंगे। देश के कई शहरों में प्रीमियम पेट्रोल की बिक्री की जा रही है। ये पेट्रोल 160 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दिसंबर 2020 में भारत की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने इसे लॉन्च किया था। बताया जाता है कि ये एक खास तरीके का हाई ऑक्टेन प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल होता है। सामान्य पेट्रोल और प्रीमियम पेट्रोल में बेसिक फर्क होता है। सामान्य पेट्रोल में 91 ऑक्टेन होता है, तो
प्रीमियम पेट्रोल में 100 ऑक्टेन होता है। जी अगर किसी कार का इंजन प्रीमियम है तो फिर इस पेट्रोल का फायदा स्पष्ट देखने को मिलता है। जी इंडियन ऑयल कंपनी का मानना है कि ऐसी प्रीमियम पेट्रोल अमेरिका और फिर इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में भी बेचा जाता है। जी अब ये भारत में भी उपलब्ध है। प्रीमियम पेट्रोल की खासियत यह है कि इसे महंगे लग्जरी कारों और बाइक्स में डाला जाता है जिसका इंजन हाई कंप्रेशन रेशियो वाला होता है। जिस गाड़ी का इंजन प्रीमियम होता है उसकी ये ताकत को बढ़ाता है, साथ ही इंजन के लाइफ को भी ये बढ़ाता है। प्रीमियम पेट्रोल कम कार्बन उत्सर्जन करता है, इसे सामान्य पेट्रोल के साथ मिलाकर भी डाला जा सकता है। दोस्तों पिछले 1 साल से भारत नेपाल सीमा बंद है। जी हाँ, सीमा पर आवागमन प्रभावित है। खुली सीमा होने के कारण अनाधिकृत रूप से लोगों का पैदल इस पार से उस पार आना जाना लगा रहता है, लेकिन वाहनों के नहीं चलने से सामानों को ले जाना मुश्किल है। इसका सीधा असर भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में सदियों से कायम बेटी रोटी के संबंध में पड़ रहा है। पहले लोग बेरोकटोक एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से ये नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, नए संबंध पर भी विराम लगा हुआ है। अभी सीमांचल मिथिलांचल में लगन का समय चल रहा है, नए रिश्ते बन रहे हैं, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में नए संबंध बनाना अभी भी मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र में कई महिलाएं पुरुषों का वैवाहिक संबंध सीमा के इस पार से उस पार नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में है। पिछले 1 साल से वे एक दूसरे के समारोह में भी शरीक नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों बिहार में किडनी मरीजों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सभी सदर अस्पतालों में 31 मार्च से मुफ्त डायलिसिस और फिर डिजिटल एक्सरे की सुविधा शुरू हो जाएगी। जी मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के सभागार में 8 सदर अस्पतालों और एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कल्पना सिटी स्कैन की सुविधा शुरू करने के बाद बोल रहे थे। मंगल पांडे ने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को अब सिटी स्कैन के लिए चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके पहले यह सेवा सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। दोस्तों बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कल विधान परिषद में तेजस्वी यादव के कुछ दिन पहले दिए गए रिचार्ज कूपन वाले बयान का करारा जवाब दिया है। बिना तेजस्वी यादव का नाम लिए उन्होंने विपक्षी दल की ओर से इशारा करते हुए कहा कि मेरी चिंता मत कीजिए, आपके नेता का टॉक टाइम 5 साल के लिए खत्म हो गया है, हमको तो झारखंड से रिचार्ज करने के लिए फोन आ रहा है। दरअसल मुकेश सहनी झारखंड से फोन की बात कहकर लालू प्रसाद यादव पर तंज कस रहे थे। जी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के एक विधायक को झारखंड से लालू प्रसाद यादव का फोन आया था। जहां वह विधायक को मंत्री पद का लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल होने को कह रहे थे। बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों की घोषणा करने में टीएमसी सबसे आगे निकलती दिखाई दे रही है। जी हां, टीएमसी की ओर से सभी 294 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा शुक्रवार से की जा सकती है। जी हां, जबकि बीजेपी के 60 प्रत्याशियों के नाम की पहली लिस्ट शुक्रवार को जारी हो सकती है। जी हां, बीजेपी पहली लिस्ट में उन उम्मीदवारों की घोषणा करेगी जिसका चुनाव 27 मार्च और 1 अप्रैल को होना है। दोस्तों बिहार में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले एमबीबीएस छात्र की कोरोना से जान चली गई है। जी हां, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी एमबीबीएस के छात्र की जान चली गई और इसमें कई छात्र कोरोना संक्रमित भी पाए गए। जी हां, बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि एनएमसीएच में एक एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र की जान चली गई, जबकि अन्य 8 से 10 छात्र कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। जिस छात्र की कोरोना से जान चली गई है वह कोरोना की पहली डोज ले चुका था। जी हां, एनएमसीएच प्रबंधन ने बताया कि एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र शुभेंद्र शेखर की जान उस वक्त चली गई जब वे अपने गांव बेगूसराय में थे। जी बेगूसराय के दहिया गांव में थे। जी एमबीबीएस 2016 सत्र के छात्र शुभेंद्र कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। प्राचार्य डॉक्टर हीरालाल महतो ने बताया कि शुभेंद्र शेखर ने पिछले महीने 24 तारीख को सर्दी खांसी से पीड़ित होने के बाद अपना आरटीपीसीआर सैंपल लिया था। जी इसके बाद से वे अपने गाँव चले गए। जी रविवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सोमवार की रात उनकी जान जाने की खबर आई। जी उन्होंने बताया कि इसके बाद उनके संपर्क में आए अन्य छात्र की जांच करवाई गई जो कोरोना संक्रमित पाए गए। दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की राजस्थान में बढ़ती सक्रियता से प्रदेश में जाट नेताओं में बेचैनी हो गई। जी हां, प्रदेश में जाट नेताओं का मानना है कि कृषि कानून के बहाने राकेश टिकैत राजस्थान में राजनीति की जमीन तलाश रहे हैं। जी हां, अब तक उन्होंने जाट बहुल 4 जिलों में किसान महापंचायत की और आगामी 2 सप्ताह में वे जयपुर सहित 3 जिलों में जाएंगे। जी हां, राकेश टिकैत के लिए प्रदेश में राजनीति की जमीन तलाशने का काम माकपा के नेता अमराम, जाट महासभा के अध्यक्ष रामाराम मील और फिर गुर्जर नेता
नेता हिम्मत सिंह कर रहे हैं। जी राकेश टिकट की बढ़ती सक्रियता से चिंतित राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी बेनीवाल ने राकेश टिकट को बाहरी करार देते हुए कहा कि वे प्रदेश में सियासी जमीन तैयार नहीं कर पाएंगे। यह बाहरी नेता किसानों को नहीं जुटा सकता। बेनीवाल का मानना है कि जाट बहुल नागौर जिले में हुई टिकट की सभा में मुट्ठी भर लोग आए। अगर राकेश टिकट किसानों के लोकप्रिय होते तो फिर किसानों की भारी भीड़ आती। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू सहित कई सेलेब्स के घर पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी पर चुप्पी तोड़ी है। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोची की तर्ज पर सरकार किसान समर्थक के खिलाफ छापेमारी करवा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार आयकर विभाग ईडी सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया खिसियानी बिल्ली खम्बा नोची जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। यहां आपको बता दूं कि आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप और उनके साझेदारों के घरों और फिर कार्यालयों पर बुधवार को छापेमारी की। जहां इस मामले में कई घंटों तक इन सितारों से पूछताछ की गई और भी पूछताछ की जाएगी। दोस्तों सोशल मीडिया पर रोज ही कोई ना कोई फोटो या फिर वीडियो वायरल होता है। ऐसा ही एक तस्वीर आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रही है। जी दरअसल इस फोटो में एक हाथी है जिसने शर्ट और पैंट पहन रखा है। जी आनंद महिंद्रा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि अतुल्य भारत एलिफेंट। जैसा कि फोटो में आप देख सकते हैं कि हाथी ने बैगनी रंग की शर्ट और फिर सफेद रंग की पैंट पहना हुआ है। जी इतना ही नहीं, उसने ब्लैक कलर की बेल्ट भी लगाई हुई है। इस दौरान उसके साथ एक महावत भी है जो कि लुंगी पहने हुए हैं। जी इस फोटो को शेयर करने की कुछ ही देर के अंदर इस पोस्ट पर 13,000 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। जी सोशल मीडिया यूजर्स आनंद महिंद्रा के इस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं। दोस्तों 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत देश भर में हो गई है जिसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी वैक्सीनेशन कराने की छूट दी गई है। अब इसमें सरकार ने एक और सुधार किया है। अब तक सिर्फ दिन में ही कोरोना वैक्सीनेशन होता था यानी कि कोरोना वैक्सीन लगवाया जाता था, लेकिन अब सरकार ने 24 घंटे कभी भी वैक्सीनेशन कराने की सुविधा प्रदान कर दी है। इससे पहले कोरोना वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही किया जाता था, लेकिन अब ये दिन में कभी भी या फिर आधी रात को कभी भी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही कराई गई है। जी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे नहीं है, वो सिर्फ 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही किया गया है। दोस्तों बिहार के 8 जिलों के सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन सुविधा की शुरुआत हुई है। जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुभारंभ किया। जी सीजीएचएस से भी कम दर पर सीटी स्कैन की सुविधा लोगों को दी जाएगी। इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा है कि अब दूर दराज से आने वाले लोगों को सीटी स्कैन के लिए मेडिकल कॉलेजों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लोगों की परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में यह सुविधा बहाल की है। जी हाँ, आज से ही सदर अस्पताल नालंदा, समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर, मधुबनी, भोजपुर, और जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मधेपुरा में ये सुविधा बहाल की गई है। साथ ही राज्य के सदर अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस योजना एवं डिजिटल एक्सरे की भी सुविधा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 31 मार्च से सभी अस्पतालों में लोगों को यह सुविधा मिलने लगेगी। जी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सीटी स्कैन की सुविधा सीजीएचएस दर से कम दर पर दी जाएगी। दोस्तों आम लोगों पर आने वाले महीनों में महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। जी ऐसा इसलिए कि सब्जी खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब अगले कुछ महीनों में दूध, अंडा और चिकन के दाम में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। जी पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश खन्ना ने एक न्यूज चैनल को बताया कि कोरोना महामारी, लॉकडाउन और बर्ड फ्लू के कारण पोल्ट्री फार्म का कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इससे चिकन से लेकर अंडों की आपूर्ति बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। अब होटल, रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल खुलने वाले हैं। एक मांग अंडे, चिकन और फिर दूध की होटल, रेस्टोरेंट से आती है। जी ऐसे में मांग बढ़ना तय है, लेकिन आपूर्ति उस अनुपात में बढ़ने की संभावना नहीं है। जी इसका असर अंडे और फिर चिकन के भाव पर होना तय है। जी अभी से ही अंडे, चिकन के दाम में इजाफा शुरू हो गया है। बीते एक सप्ताह में प्रति अंडे की कीमत 3 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 3 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गई। वहीं चिकन प्रति किलो 75 रुपए से बढ़कर 85 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। कीमत बढ़ने की एक दूसरी वजह माल भाड़े में वृद्धि भी है। अंडे और मुर्गी
कलबुर्गी की 90% धुलाई सड़क मार्ग से होती है। जी डीजल की कीमत बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ा है, जिसे लॉजिस्टिक लागत बढ़ी है। जी यह उत्पादन लागत बढ़ा है। इसके चलते अगले 3 महीने से 6 महीने में चिकन की कीमत 100 रुपए के पार जाने की उम्मीद है। यानी कि चिकन की मौजूदा कीमत 25 से 30% की वृद्धि हो सकती है। अंडे की कीमत में 10 से 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में दूध भी महंगा मिलना तय है। दोस्तों, जो लोग गर्मी के लिए एयर कंडीशनर यानी कि एसी फ्रिज खरीदने के लिए सोच रहे हैं, उन्हें इस बार ठंडी के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। एसी और फ्रिज की कीमतों ने लोगों को करंट सा लगा दिया है, करंट सा झटका दिया है। पिछले 1 साल की तुलना में इसकी कीमत में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। आने वाले दिनों में दामों में और फिर बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। इसका कारण चीन से माल का आना बंद होना और कस्टम ड्यूटी बढ़ना बताया जा रहा है। फरवरी से ही तापमान बढ़ने लगा है। ऐसे में लोग अभी से ही एसी फ्रिज खरीदने पहुंच रहे हैं। मगर एसी फ्रिज के दाम सुनकर उन्हें झटका लग रहा है। इनके दामों में 3000 रुपए तक की वृद्धि हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक कारोबारियों ने बताया कि पिछले साल तक एसी और फिर फ्रिज का 80% तक स्टॉक चीन से आता था, मगर इस बार चीन से आयात बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया है, जिसकी वजह से एसी फ्रिज की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आगे भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अब निकासी जमा करने और फिर एईपीएस पर चार्ज लगाने का फैसला किया है। नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो फिर हर महीने 4 बार निकासी फ्री है। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर मिनिमम 25 रुपए या फिर वैल्यू का 0.50% चार्ज के रूप में कटेगा। बेसिक सेविंग अकाउंट में जमा करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पोस्ट ऑफिस के साथ साथ अगर सेविंग या फिर करंट अकाउंट है तो फिर 1 महीने में 25,000 रुपए तक की निकासी फ्री है। लिमिट क्रॉस करने के बाद वैल्यू का 0.50% या फिर उससे कम 25 रुपए हर ट्रांजैक्शन का चुकाना होगा। ऐसे अकाउंट में अगर आप पैसे जमा करने जाते हैं तो फिर इसकी भी लिमिट है। हर महीने 10,000 रुपए तक की फ्री में जमा किया जा सकता है। उससे ज्यादा जमा करने पर वैल्यू का 0.50% या फिर कम से कम 25 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर चुकाना होगा। दोस्तों, ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले हैकर्स तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। नेट बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। अब ऑनलाइन धोखाधड़ी से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए एसबीआई ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। अपने ट्वीट में एसबीआई ने लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है कि साइबर अपराधी एसबीआई के ग्राहकों के फोन नंबर पर रिवॉर्ड पॉइंट के लिए मैसेज भेज रहे हैं। एसएमएस में वे एक क्लिक पर क्लिक करके रिवॉर्ड पॉइंट क्लिक करने को कह रहे हैं और इसके बहाने वे ग्राहकों से उनके संवेदनशील डेटा को कलेक्ट कर ले रहे हैं। जी हां, बैंक ने अपने ग्राहकों को सावधान करते हुए कहा है कि वे किसी भी तरह के अपने संवेदनशील जानकारी जैसे कि डेबिट कार्ड नंबर, पिन, ओटीपी, सीवीवी और फिर पासवर्ड की जानकारी किसी को भी ना दें। जी हां, एसएमएस और ईमेल के जरिए आए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। जी हां, एसबीआई ने बताया कि बैंक कभी भी ग्राहकों की निजी जानकारी फोन, एसएमएस और ईमेल के जरिए नहीं मांगता है। जी हां, इसीलिए ऐसे लिंक से सावधान रहें। एसबीआई ने ट्वीट में लिखा है कि फ्रॉड मैसेज से सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। हैकरों ने कई यूजर्स को संदिग्ध टेक्स्ट मैसेज भेजकर उनसे 9,870 रुपए के एसबीआई क्रेडिट कार्ड पॉइंट रिडीम करने के अनुरोध किया। स्टेट बैंक के मुताबिक हैकर्स के निशाने पर खास तौर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और बिहार के लोग शामिल है। हैकर्स की ओर से भेजे गए मेल को क्लिक करने पर यूजर्स किसी भी फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद इस फर्जी वेबसाइट पर निजी या फिर बैंक अकाउंट की जानकारी देने पर उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, सरकार चाहे तो बड़े आराम से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती कर सकती है। जी हां, इससे उसके राजस्व पर भी खास असर भी नहीं पड़ेगा। जी हां, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है। जी हां, आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही है। सबसे प्रमुख बात यह है कि इस कीमत में बड़ा हिस्सा टैक्स का ही होता है। पेट्रोल में करीब 60% और फिर डीजल में करीब 64% हिस्सा केंद्र और राज्य के टैक्सेस का ही है। उदाहरण के लिए बिहार वासी करीब 98 रुपए प्रति लीटर का जो पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें करीब 61 रुपए टैक्स जाता है। केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क टैक्स लगाती है, जबकि राज्य सरकार वेट या फिर बिक्री कर लगाती है। इसीलिए अब हर तरफ से यह आवाज उठने लगी है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाएं।
दोस्तों आज का न्यूज बस ये था, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।